हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में अफ्रीका की स्थिति के बारे में देखा था। अफ्रीका की स्थिति के विषय में देखा था कि अफ्रीका किन किन महासागरों, सागरों और खाड़ियों से घिरा हुआ है। दूसरी बात हमने देखी थी कि अफ्रीका किन महाद्वीपों, प्रायद्वीपों और द्वीपों से लगा हुआ है। आज हमें पॉलिटिकल मैप के थ्रू यह पढ़ना है कि कौन कौन सी रेखाएं, रेखाओं से मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तो ये किन किन देशों की सीमा से होकर गुजरती हैं, किन किन देशों की सीमा को टच करती हुई जाती हैं। अक्सर करके प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कर्क रेखा किस देश की सीमा को टच करती है या नहीं करती है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें एक ऑप्शन ऐसा होता है जो गलत होता है या जो सही होता है, तो आपको उनमें से चयन करना होता है। इसलिए हम एक एक करके देखते जाएंगे कि आखिर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा किन किन देशों की सीमा को टच करती है। हम एक एक महाद्वीप में इन चीजों को देखेंगे। आज हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत, फिर उसके बाद देखेंगे अन्य महाद्वीपों के अंतर्गत। तो दोस्तों, यदि हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो यह एकमात्र 7 महाद्वीपों में एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। यदि हम बात करें तीनों अक्षांश रेखाओं की, तो यह सिर्फ एकमात्र महाद्वीप है। लेकिन इसकी एक विशेषता और है, यहां से 0 डिग्री टाइम लाइन, ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री टाइम लाइन, ये भी यहां से होकर गुजरती है। अर्थात 3 अक्षांश रेखाएं और एक देशांतर रेखा। बात आती है अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, तो इसके विषय में हमारा जो टॉपिक है जनरल ज्योग्राफी का यूनिट 3, जिसके अंतर्गत हम अक्षांश, देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा का अध्ययन करते हैं, उसके अंतर्गत इन सब की डेफिनेशन दी गई है। तो इससे पहले आप जाके वो वाला टॉपिक देखें, फिर आपको अक्षांश रेखाएं, विषुवत रेखाएं, कर्क रेखा और मकर रेखा और देशांतर रेखाएं, ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहा जाता है। तो ये रेखाएं समझ ली हमने। और 0 डिग्री टाइमलाइन वो रेखा कहलाती है जो सारे विश्व के समय को दर्शाती है, सारे विश्व के समय को निर्धारित करती है। चलिए देखिए दोस्तों, देखते हैं एक एक करके हम रेखाओं को कि आखिर कौन कौन सी रेखा किन किन देशों की सीमा से होकर जाती है। सबसे पहले देखते हैं हम कर्क रेखा को। तो दोस्तों, ये जो आपको रेखा दिख रही है, ये कहलाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा, और ये अफ्रीका के 6 देशों की सीमा को टच करती हुई जाती है। पहला देश आता है आपका पश्चिमी सहारा, दूसरा देश आता है मोरितानिया, तीसरा देश आता है अल्जीरिया, चौथा देश आता है माली, फिर आता है लीबिया और इजिप्ट। क्लियर? 6 देश हो गए। क्या क्या? पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। इन 6 देशों की सीमा को टच करती हुई रेखा जाती है। अब बात आती है कि ये याद कैसे होंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है। यदि हम SMMALE इनका एक एक वर्ड ले लें, फर्स्ट वाला तो स्मॉल वर्ड बनता है और इसके आधार पर हम याद कर सकते हैं। S से आ जाएगा पश्चिमी सहारा, M से आ जाएगा मोरितानिया, M से आ जाएगा माली, A से आ जाएगा अल्जीरिया, L से आ जाएगा लीबिया और E से आ जाएगा इजिप्ट। तो आपको 6 देश याद हो चुके हैं कि किन किन देशों की सीमा से कर्क रेखा होकर जा रही है। क्या क्या हो गया आपका? पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। दूसरी रेखा के विषय में हम पढ़ते हैं कि आखिर दूसरी रेखा कौन सी है। तो दूसरी रेखा है आपकी विषुवत रेखा, जिसे इक्वेटर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो रेखा आपको दिख रही है, ये कहलाती है इक्वेटर या विषुवत रेखा कहलाती है, अर्थात 0 डिग्री देशांतर। अब ये किन किन देशों की सीमा से होती हुई जाएगी, तो दोस्तों ये भी 6 देशों की सीमा को टच करती है। सबसे पहला इस तरफ देश होता है गैबिन, गैबिन के बाद आता है कांगो, कांगो के बाद आता है जायरे, जो पहले की रिपब्लिक कांगो था,
बाद में इसका विभाजन हो गया और कांगो और रिपब्लिक कांगो, जिसे जायरे कहा जाने लगा है, में विभक्त हो गया है। तो पहला हो गया गैविन, दूसरा हो गया कांगो, तीसरा हो गया जायरे, चौथा हो गया आपका युगांडा, फिर आपका आता है केन्या, और छठवें नंबर पर आता है सोमालिया। तो इन 6 देशों की सीमा को टच करती हुई जाती है। क्या क्या आ गया आपका? गैविन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया। इसको याद करने के लिए भी एक ट्रिक है जिसको हम बोल सकते हैं जीके जिए कैसे। जब देवदास पारो से अलग हो जाता है तो यही बोलता है, तो आखिर हम जीके जिए कैसे, मर रहे हैं हम तड़प तड़प के। तो यही आ जाएगा आपका, जी से आ जाएगा गैविन, के से आ जाएगा कांगो, जी से आ जाएगा जायरे, या से आ जाएगा युगांडा, कैसे आ जाएगा केन्या और सा से आ जाएगा सोमालिया। तो क्या क्या हो गया आपका? गैविन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया। ये 6 देश हैं जिनसे होकर आपकी कौन सी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तीसरे नंबर की रेखा आती है मकर रेखा। तो दोस्तों, ये जो 23.5 डिग्री अभी मैंने आपको बताया था नॉर्थ रेखा, क्या कहलाती है? आपकी मकर रेखा कहलाती है। ये रेखा अफ्रीका के 4 देश और एक द्वीप से होकर जाती है। कौन कौन से देश हैं? पहला आता है नामीबिया, फिर आता है बोत्सवाना, उसके बाद आता है आपका दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बोलते हैं जिसे। उसके बाद जब हम जल संधियां पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने एक जल संधि बताई थी, मोजाम्बिक की जल संधि। मोजाम्बिक की जल संधि 2 देशों को अलग करती है, एक मोजाम्बिक को और एक मेडागास्कर को। तो यहां पर जो पहला देश था मोजाम्बिक, तो वो भी उसके अंतर्गत आएगा, और दूसरा जो द्वीप था मेडागास्कर, वो भी आएगा। तो कौन कौन से देश हो गए हैं आपका? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। मेडागास्कर एक द्वीप है जिसका पुराना नाम मालागासी था, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, और ये कहां पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। क्लियर है दोस्तों? तो ये हम लोगों ने 3 रेखाएं पढ़ी हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, और इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं और किस किस देश की सीमा को टच करती हुई ये जाती है। एक चीज और देख लेते हैं इसके अंतर्गत कि 0 डिग्री देशांतर ये कहां से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर की यदि हम बात करते हैं तो ये अफ्रीका के 4 देशों से होकर गुजरता है। पहला आता है अल्जीरिया, दूसरा आता है माली, तीसरा आता है बुर्किना फासो और चौथा आता है घाना। घाना देश को गोल्ड ऑफ कोस्ट भी कहा जाता है। गोल्ड ऑफ कोस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1957 के बाद यहां पर 1957 के बाद यहां पर सोने का उत्खनन किया गया और यहां पर सोने के विशाल भंडार पाए गए, इसीलिए इसे गोल्ड कोस्ट ऑफ घाना भी कहा जाता है, इसका गोल्ड कोस्ट नाम है। तो 4 देश हो गए, अल्जीरिया, माली और कौन सा? बुर्किना फासो और घाना। ये 4 देश हैं जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित हैं। अब एक प्रश्न उठ के यहां पर आता है कि आखिर 0 डिग्री देशांतर और 23 डिग्री नॉर्थ अर्थात कर्क रेखा कहां पर जाकर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अल्जीरिया में। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अल्जीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। लीबिया के विषय में भी एक बात बताना चाहता हूं कि लीबिया में एक स्थान है अल अजीजिया, जहां पर अफ्रीका का सबसे अधिक तापमान अंकित किया जाता है, और वो तापमान एक बार अंकित किया गया है 58 डिग्री सेल्सियस, जो कि विश्व का सबसे अधिकतम तापमान था। अभी पहले ये विश्व का सबसे अधिकतम तापमान था, लेकिन वर्तमान में अभी उत्तर अमेरिका का देश है, उत्तर अमेरिका का क्षेत्र है मृत घाटी, जहां पर सबसे अधिक टेम्परेचर है 56 डिग्री सेल्सियस, और उसी को विश्व का सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और अफ्रीका का यदि आता है तो क्या है? लीबिया में अल अजीजिया है। चलिए उसको छोड़ते हैं, यहां देखते हैं कि कहां पर अल्जीरिया में कर्क रेखा और विषुवत रेखा आपस में आकर मिलती हैं। अब बात आती है कि आखिर विषुवत रेखा और 0 डिग्री टाइमलाइन अर्थात
0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहां पर जाकर आपस में मिलते हैं? तो यहां पर एक खाड़ी है जिसे बोला जाता है गिनी की खाड़ी। क्या बोला जाता है? गिनी की खाड़ी। तो ये दोनों रेखाएं गिनी की खाड़ी में जाकर आपस में मिलती हैं। गिनी की खाड़ी की एक विशेषता है कि इसे गोरों की कब्र कहा जाता है। अब गोरों की कब्र क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे भी एक दंत कथा है। क्या हुआ था कि जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति का समय चल रहा था और ब्रिटेन में बहुत ज्यादा उत्पादन पर बल दिया गया, औद्योगिक क्रांति का दौर था, काम इंसानों की बजाय मशीनों से लिया जाने लगा और उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। और जैसे ही उत्पादन में वृद्धि हुई तो कच्चे माल की कमी होने लगी, और कच्चे माल की कमी होने के साथ साथ जो निर्मित वस्तु थी उनके लिए कहीं पर बेचना मुश्किल हो गया था। अब यूरोप में, ब्रिटेन में जितना सामान चाहिए था लोगों ने खरीद लिया था, अब बाकी निर्मित वस्तु को कहां ले जाएं? तो वहां पर एक शब्द उत्पन्न हुआ वहां से, औपनिवेश। अर्थात यूरोप के जितने भी देश थे जो औद्योगिक क्रांति में संलिप्त थे, उन लोगों ने अन्य देशों को औपनिवेश बनाना चालू कर दिया। तो ब्रिटेन भी निकला, ब्रिटेन ने हमारे देश को भी औपनिवेश बनाया था। औपनिवेश क्या कहलाता है? किसी देश पर शासन करना। आप जाओ, वहां के जितने भी खनिज संसाधन है उनका उपयोग करो, वहां की नीति निर्माण में अपना योगदान दो और उस पर कब्जा कर लो। तो उपनिवेश बनाना चालू किया। तो यूरोप, ब्रिटेन के जो लोग थे वो यहां भी आए और यहां पर गिनी की खाड़ी के आसपास के देशों में क्या हुआ, यहां पर उन्होंने औपनिवेश बनाना चालू कर दिया। तो यहां के देश को जैसे ही औपनिवेश बनाया तो औपनिवेश बनाने के बाद एक समस्या उत्पन्न हुई। आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, यहां पर वर्ष भर तापमान अधिक होता है और वर्ष भर तापमान अधिक होने के कारण यहां पर वाष्प उत्सर्जन की मात्रा भी वर्ष भर बनी रहती है और वाष्प उत्सर्जन के कारण यहां पर संवहनीय वर्षा होती है। अब चूंकि आपके ये जो देश समुद्र तट से लगे हुए हैं, जो कि गिनी की खाड़ी से लगे हुए हैं, यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होना और समुद्र तट से लगे होने के कारण जो वायु है, जो वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है, अर्थात ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो ह्यूमिडिटी जैसे ही बढ़ जाती है तो वहां पर क्या होती है, लोगों को तकलीफ होने लगती है। अब चूंकि होता क्या है, जो यहाँ के आसपास के लोग जो पहले से निवास कर रहे हैं वो इसके आदी हो जाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे कि हम प्राय जिंदगी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग नालों के बाजू में निवास करते हैं, जब हम गुजरते हैं तो हमको बहुत तकलीफ होती है, बदबू आती है, लेकिन जो लोग वहां पे पहले से निवास कर रहे होते हैं ना उनको बदबू आती है और ना वो उस पानी से बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि वह उसके आदी हो गए होते हैं। वही सिचुएशन यहाँ भी थी। यहाँ पे क्या हो रहा था कि सभी लोग उसके आदी हो चुके थे तो उनको तकलीफ नहीं थी, लेकिन जो ब्रिटेन निवासी गोरे लोग इधर आए थे वो शीत क्षेत्र से आए थे, ठंडे प्रदेशों से आए थे, और जैसे ही वो इस उष्ण वाले क्षेत्र में आते हैं जहां पर ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर वो क्या होते हैं, अचानक बीमार पड़ने लगते हैं। आप लोगों ने प्राय जिंदगी में देखा होगा कि जब गर्मी का मौसम होता है और हम दरवाजे सारे बंद कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, बोलते हैं यार गर्मी लग रही है, कम करो कूलर चालू कर दो। तो जैसे हम कूलर को चालू करते हैं तो क्या होता है, वातावरण में ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है और जैसे ही ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ती है तो हमें क्या है, चिपचिपापन सा महसूस होने लगता है और हमें गर्मी भी लगने लगती है, घुटन होने लगती है। फिर हम क्या करते हैं, बोलते हैं यार एक काम करो, एक खिड़की खोल दो। फिर वो खिड़की खोली जाती है और जैसे ही खिड़की खोलते हैं तो वहां से गर्म हवाएं आती हैं और वो गर्म हवाएं क्या करती हैं, उस ह्यूमिडिटी को अवशोषित कर लेती हैं। तो जैसे ही उस ह्यूमिडिटी को अवशोषित कर लेती हैं तो क्या होता है, ठंडा सा मौसम आ जाता है और हमें ठंड लगने लगती है। बस हुआ क्या, यहां भी यही हुआ। यहां पर क्या हो रहा था, ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत ज्यादा थी और जैसे ही बहुत ज्यादा थी गोरे लोगों को यहाँ पर सांस लेने में तकलीफ हुई और वो अचानक बीमार पड़ने लगे और जैसे ही बीमार पड़े तो उनकी मरने की तादाद बहुत ज्यादा हो गई और वो मरने लगे और इतनी ज्यादा तादाद में मरे कि लोगों को दफनाना और जलाना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो बोले अब क्या करें, बोले एक काम करो, एक खाड़ी है यहाँ पर फेंक दो। तो लोगों को ले जाके उस खाड़ी में फेंकने लगे और जैसे ही उसमें फेंकने लगे बोले मछलियां खा जाएंगी। तो इसको गोरों की कब्र कहा जाने लगा कि जितने गोरे थे सबको यहाँ पे दफना दिया गया। तो गिनी की खाड़ी को क्या कहा जाने लगा, गोरों की कब्र। अब दोस्तों जैसे मैंने एक खिड़की वाली कहानी अभी बताई थी आपको कि हम क्या करते हैं, जब ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है कमरे की हम खिड़की खोल देते हैं और खिड़की खोलने से क्या होता है, गर्म हवा आती है और ह्यूमिडिटी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो क्या होता है, ठंडा मौसम महसूस होता है। बस ऐसे यहां था, यहां भी गर्मियों के दिनों में पश्चिमी सहारा से एक गर्म हवाएं कहां से, सहारा से, उत्तर पूर्वी सहारा से
दक्षिण पश्चिमी की ओर एक हवाएं चलती हैं जिन्हें बोला जाता है हरमट्टन। जब हम जलधाराओं को भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे, जलधाराओं वाला जो टॉपिक है उसमें सारी पवनों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हरमट्टन भी एक पवन होती है। यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये पवनें जो हैं सहारा से कहाँ की ओर चलती हैं, गिनी की खाड़ी की ओर चलती हैं। तो जैसे ही हवाएं चली, गर्म हवाएं थी और यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी थी उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो जैसे ही उसको एब्जॉर्ब किया तो यहाँ का मौसम एकदम क्या हो गया, ठंडा हो गया। और ठंडा हुआ तो उनको यूरोप की याद आ गई, ब्रिटेन की याद आ गई कि यार तो मौसम हमारे जैसा हो गया है। तो जैसे वो मौसम उनके जैसा हुआ और जो बीमार लोग थे वो अचानक से क्या होने लगे, ठीक होने लगे। तो उन लोगों ने इन हवाओं को डॉक्टर हवा का नाम दे दिया। क्वेश्चन पेपरों में आता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि डॉक्टर हवाएं किन्हें कहा जाता है, तो हरमट्टन को डॉक्टर हवाएं कहा जाता है, और गोरों की कब्र तो गिनी की खाड़ी को कहा जाता है। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और इसके साथ साथ 0 डिग्री टाइमलाइन, 0 डिग्री समय रेखा, देशांतर रेखा का अध्ययन किया और यह भी देखा कि ये किन किन देशों की सीमाओं को टच कर रही हैं। क्लियर है? अब हम जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा इसके फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित, जिसके अंतर्गत हम पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, मरुस्थल इन सभी का अध्ययन करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।